वारियर क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कृपया करके तुरंत त्वरित नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा जो ये है नॉर्थ साइड और ये है साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट, इसी को आधार में रखते हुए हम लोग इस मैप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी उत्तरी सीमा क्या है, इसकी दक्षिणी सीमा क्या है, इसके पूर्व में कौन सा महासागर और इसके पश्चिम में कौन सा महासागर। तो ऊपर भी एक पतली सी इस्तुमस देख रहे हैं आप लोग, ये इस्तुमस पनामा देश पड़ता है। तो जब दो बड़े भूखंडों को कोई पतली रेखा जोड़ती, जो स्थल रेखा जोड़ती, उसे इस्तुमस कहा जाता है। तो ये पनामा देश पड़ता है। पनामा देश को कैरिबियन सागर से और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक नहर बनाई गई, काट करके नहर बनाई गई, जिसे पनामा नहर कहा जाता है। अगर पनामा नहर न बनाया जाता तो अगर आपको यहाँ कैरिबियन कंट्री आना होता तो यहाँ से इतना लंबा रास्ता क्रॉस करके आना पड़ता, 7,000 ये और करीब 7,000 ये, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता। तो इसी दूरी को कम करने के लिए यहाँ से काट करके रास्ता बना लिया गया, जिसे पनामा नहर बोलते हैं। तो देखते हैं दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है आपका प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में पड़ता है स्कॉटिया सागर। ये स्कॉटिया सागर ये पार्ट है दक्षिणी महासागर का और इसके उत्तर में पड़ता है कैरिबियन सागर। तो इस तरह इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, दक्षिण में स्कॉटिया सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा, इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर और इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं, इस इधर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं इसके देशों को, क्रम को हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ देश है भूमध्य, दो देश आपके भूमध्य दिख रहे हैं, बोलीविया और पराग्वे। ये दो देश है जो भूमध्य है, इनकी सीमा जो है तटरेखा से नहीं मिलती है। दो देश भूमध्य है और ये आपका इक्वाडोर से होकर के जाती है विषुवत रेखा, इक्वाडोर से होकर के जाती है विषुवत रेखा। तो जो विषुवत रेखा होकर जाती है विषुवत रेखा जाती है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो से। तो विषुवत रेखा वाले हम देश देख लेते हैं। विषुवत रेखा में पड़ने वाले देश है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। क्विटो विषुवत रेखा पर पड़ने वाली राजधानी है और इसी के आगे आप देख रहे हैं कोलंबिया। तो कोलंबिया से होकर जाती है फिर ब्राजील। तो तीन देश विषुवत रेखा में पड़ते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। यहाँ पे आप दो देश देख रहे हैं, बोलीविया और पराग्वे। ये दो देश लैंडलॉक्ड है। तो शुरू करते हैं इसके उत्तर के देशों को देखते हैं। सबसे पहले कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी पड़ेगी बोगोटो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो। कोलंबिया फेमस है कॉफी अरेबिका के लिए। कॉफी अरेबिका काफी उच्च क्वालिटी की, उत्तम क्वालिटी की कॉफी, इस कॉफी के उत्पादन में कोलंबिया फेमस है। और यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह के भंडार है, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी पेट्रोलियम ही है। और यहाँ पे प्राचीन इंका सभ्यता भी पाई जाती थी, प्राचीन इंका सभ्यता कोलंबिया में पाई जाती थी। उसके बगल में आप देख रहे हैं उत्तर में देश पड़ता है वेनेजुएला। इस टाइम यहाँ की मुद्रा का प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ मुद्रा की कीमत वस्तु की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मुद्रा की घट गई और वस्तु की कीमत यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ की मुद्रा का नाम बोलीवर और यहाँ की राजधानी कराकस। और यहाँ पे एक झील पड़ती है माराकाइबो झील। माराकाइबो झील में दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार है दुनिया में सबसे ज्यादा। अगर पेट्रोलियम का किसी के पास भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। हालांकि वेनेजुएला का जो पेट्रोलियम है उत्तम क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि यहाँ के पेट्रोलियम में अशुद्धियां ज्यादा है, तो उनका जो शोधन करने में थोड़ा खर्चा ज्यादा आ जाता है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम जो है सऊदी अरब देशों से पेट्रोलियम वगैरह का आयात करते हैं, ना कि वेनेजुएला से। वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पड़ता है कैरोनी नदी पर, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद अगला देश पड़ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जिसे बोलते हैं गुयाना उच्च भूमि भी है। यहीं पर एक इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन से डायमंड का निर्यात किया जाता है।
जॉर्ज टाउन से डायमंड का निर्यात किया जाता है। यहाँ गुयाना उच्च भूमि से डायमंड वगैरह निकाला जाता है, उसके बाद जॉर्ज टाउन के माध्यम से इसका जो है दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। तो जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी है और फेमस है डायमंड के निर्यात के लिए। उसके बाद अगला कंट्री देख रहे हैं सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो है। सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो है और ये वन घनत्व के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। भारत में जैसे कि मिजोरम है, भारत में सबसे ज्यादा वन का घनत्व पाया जाता है मिजोरम में, और अगर दुनिया की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए, तो वहां पे सूरीनाम सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला देश हो जाता है। उसके बाद आपका पड़ता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पर आज भी जो है फ्रांस का अधिकार है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फ्रेंच का कौरू प्रक्षेपण केंद्र है। बड़े बड़े रॉकेट को जो भारत भी यहीं से अपना प्रक्षेपण वगैरह करता है, तो यूरोपियन यूनियन का प्रक्षेपण केंद्र है कौरू प्रक्षेपण केंद्र, जबकि भारत का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है। तो इस तरह यहाँ पे देश देख लेते हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। 1 2 3 4 5, यानी कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद हम देश देख लेते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं, तो ये देश पड़ता है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, जो कि विषुवत रेखा पर पड़ने वाली राजधानी है। इसके ऊपर से विषुवत रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। यहाँ की राजधानी हो गई क्यूटो, और क्यूटो के जस्ट ऊपर आपका पड़ेगा माउंट कोटोपैक्सी। यहाँ पे पड़ेगा क्वीटो और इसके ऊपर पड़ेगा माउंट कोटोपैक्सी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, और यहाँ पे इसकी राजधानी क्विटो। यह भी इनका सभ्यता के लिए जाना जाता है। इनका सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। आप ग्वाटेमाला में माया सभ्यता पाई जाती है और इसके नीचे पड़ता है कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू। इन देशों में इनका सभ्यता पाई जाती है, इनका सभ्यता। इसके बाद पड़ेगा इक्वाडोर के बगल में आपका पड़ रहा है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी पड़ती है लीमा, और पेरू फेमस है चांदी के उत्पादन के लिए। पेरू फेमस है चांदी के उत्पादन के लिए। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, जिसे टिटिकाका झील बोलते हैं। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। टिटिकाका झील नौकागम्य झील, सबसे ऊंचाई पर ये मात्र एक ऐसी झील है जहां पे नौका का भ्रमण किया जा सकता है, नौका चलाई जा सकती है। तो यह टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। बोलीविया की राजधानी लापाज, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम अगर आपसे पूछता है तो नाम क्या हो जाएगा? लापाज। ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है लापाज। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची राजधानी बोलीविया की, कैपिटल लापाज। उसके बाद आप देख रहे हैं पराग्वे, और पराग्वे के बाद आप देख रहे हैं उरुग्वे। पराग्वे, बोलीविया और पेरू, पेरू और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारे देश जो है ब्राजील के साथ सीमा रेखा शेयर करते हैं। जबकि इक्वाडोर और चिली ये दो मात्र ऐसे देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है हमें कि ब्राजील के साथ सीमा रेखा कौन से देश साझा नहीं करते, तो ये आपका पड़ेगा इक्वाडोर और दूसरा चिली। अब आइए देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित सबसे बड़ा देश है ब्राजील की राजधानी पड़ती है ब्राजीलिया, और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो रियो डी जेनेरियो। यहाँ का सबसे बड़ा रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो। और यहीं पे पड़ता है साओ पालो, जो कहवा की मंडी के लिए फेमस है। यहाँ पे मैक्सिमम कहवा का उत्पादन होता है ब्राजील में, तो वो सारा क्रय विक्रय का काम साओ पोलो में होता है, और साओ पोलो से ला करके सेंटोस बंदरगाह में से
भेज दिया जाता है। सेंटोस बंदरगाह से इसे दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो सेंटोस बंदरगाह कहवा पत्तन के रूप में फेमस है, जबकि साओ पोलो कहवा मंडी के रूप में फेमस है, और रियो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। तो इस तरह ब्राजील के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो ब्राजील के बारे में ये भी चीज ध्यान में रखना है कि इक्वाडोर और चिली ये दो देश इसके साथ सीमा साझा नहीं करते, जबकि बाकी सारे देश ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पेरू। पेरू के नीचे एक देश पड़ता है लंबी तटरेखा वाला देश, जिसे चिली। चिली जो कि एक मिर्ची की आकृति में है, मिर्ची की आकृति में होता है, जिसे चिली, मिर्ची को चिली जो है मिर्ची की आकृति वाला देश है। यहाँ की राजधानी सैंटियागो है। यहाँ पर इसे इसके मध्य में स्थित है, और इसके उत्तर में एक स्थान है जिसे अरिका कहा जाता है। अरिका एक स्थान है। ये दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है अरिका। अरिका के पास ही पड़ता है आपका अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल के ही क्षेत्र में पाया जाता है अरिका। अरे कोई जरूरत नहीं। चिली की कैपिटल है सैंटियागो, इसके मध्य में स्थित है, और इसके सबसे उत्तर में एक स्थान पड़ता है अरिका। अरिका सबसे दुनिया का शुष्कतम स्थल है। इसी के आसपास जो डेजर्ट पाया जाता है उसे अटाकामा मरुस्थल कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, और अटाकामा मरुस्थल के ही क्षेत्र से नाइट्रेट का निष्कर्षण किया जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल, अरिका, ये सारी जगह से नाइट्रेट का जो है निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद आप देखिए चिली, और यहाँ पे पड़ता है इसके दक्षिणी पार्ट में पड़ता है चिक्वीमाटा। चिक्वीमाटे में तांबे का भंडार पाए जाते हैं। चिक्वीमाटे में तांबे की खानें पाई जाती है। तो चिली फेमस है तांबे के उत्पादन के लिए। मध्य में सैंटियागो, और इसके चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थित है ओजेस डेल सलाडो, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी। ओजेस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो। तो हम चिली के बारे में काफी चीजें जान चुके हैं। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश चिली है। चिली में दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है अरिका, और यहाँ का एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल से नाइट्रेट का निष्कर्षण किया जाता है। यहाँ की कैपिटल सैंटियागो और चिक्वीमाटा तांबे की खान है। इसके बाद हम देख लेते हैं अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना की राजधानी पड़ती है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स फेमस है मांस प्रसंस्करण के लिए। ब्यूनस आयर्स फेमस है मांस प्रसंस्करण के लिए। उसके बाद हम देखते हैं उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, और उरुग्वे जो है फेमस है। दुनिया को जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका खिताब जीतने वाला देश उरुग्वे। फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला देश उरुग्वे पहला है। तो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको उरुग्वे ने जीता था। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ की कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को, मैदानी क्षेत्रों को, पठारी क्षेत्रों को, नदियों को। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी लॉन्ग रेंज पाई जाती है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, जो कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद एंडीज के बाद नंबर 2 पे आ जाता है रॉकी पर्वत, रॉकी, और नंबर 3 पे आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय माउंटेन रेंज। तो दुनिया में ये 4 बहुत फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 पे रॉकी पर्वत श्रृंखला, उसके बाद नंबर 3 पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और नंबर 4 पे हिमालय रेंज। तो ये कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय।
तो ये है आपका ग्रेट डिवाइड एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो पड़ने वाले देश है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो पड़ने वाले देश हैं उन्हें जो है एंडियाना देश के नाम से उन्हें जानते हैं। तो एंडियाना देश में पाए जाने वाले जो देश हैं ये मैंने इधर लिख रखा है। तो सबसे ऊपर आपका पड़ता है कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, फिर चिली। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में वो कौन सा देश है जो एंडियाना का पार्ट नहीं है। तो एंडियाना का पार्ट इन पांचों को छोड़कर जो भी आएगा वो एंडियाना का पार्ट नहीं होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला का ये जो इधर का झुका हुआ है इसे कहा जाता है पश्चिमी कार्डिलेरा। क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा ये है पश्चिमी कार्डिलेरा और ये है आपका पूर्वी कार्डिलेरा। ये यहां से आगे झुक मिल जाता है और इसके बाद इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में जो यहाँ वन वगैरह पाए जाते हैं उन्हें मोन्टाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोन्टाना। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहा जाता है। ये पड़ता है बोलीविया। तो बोलीविया में पाया जाता है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार। यहां से एक नदी निकलती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसे बोलते हैं। ये पड़ती है आपकी अमेजन नदी। ये अमेजन नदी जाती है बोलीविया, फिर पेरू, फिर ये आपका पड़ेगा कोलंबिया। कोलंबिया से वेनेजुएला होकर के ये ऐसे घूमती हुई फिर जाती है, यहां पे गिरती जाती है। ये गिरती जाके अटलांटिक महासागर पे। तो ये निकलती बोलीविया के पठार, उसके बाद कोलंबिया, फिर वेनेजुएला होकर के फिर ब्राजील में आती और उसके बाद ये गिरती जाके अटलांटिक महासागर से। बोलीविया के ही पठार से ब्राजील में दूसरी एक नदी बहती है जिसे मदिरा नदी कहते हैं। ये मदिरा नदी मिलती है जाके अमेजन नदी में। मदिरा नदी अमेजन में जाकर मिलती है। तो मदिरा नदी जो है वो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अमेजन नदी की कौन सी है? मदिरा। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अगर प्रश्न आता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो ब्राजील। ब्राजील दुनिया की सबसे बड़ी ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जबकि अगर पूछा जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी तो सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अमेजन नदी के बारे में। तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी, प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगर आपका प्रश्न आता है अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, जबकि नील नदी सबसे लंबी नदी होगी। तो ये पड़ता है बोलीविया का पठार। बोलीविया हाईलैंड से नदी निकलती है अमेजन नदी, और बोलीविया के पठार से दूसरी नदी निकलती है जिसे मदिरा नदी कहते हैं। तो मदिरा नदी आकर के अमेजन नदी में मिल जाती है। तो इस तरह ऊपर से भी बहुत सारी नदियां और नीचे उत्तर और दक्षिण से काफी नदियां यहाँ पर मिलती हैं। तो ये सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जल को ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती तो उस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर पे जाके गिरती है और यहाँ पे मुहाने पे गिरती, उसी के साइड में पड़ता है बेलम बंदरगाह। बेलम बंदरगाह फेमस है रबड़ के निर्यात के लिए। और ये पूरा अमेजन का जो क्षेत्र है यहाँ पर जंगली रबड़ का काफी ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसे जंगली रबड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। बताइएगा, जंगली रबड़ का क्षेत्र कहा जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ वन प्रदेश कौन कौन से घास कहाँ पे क्या पाई जाती है। तो घासों के बारे में इधर का जो आपका ये पड़ रहा है कोलंबिया, वेनेजुएला, इन क्षेत्रों में जो घास पाई जाती है उसे लानोस कहा जाता है। लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में जो घास पाई जाती है लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास है लानोस। और इसके जो पूर्वी हिस्से में पाई जाती है उसे कैंपोस कहते हैं, कैंपोस। और ये पूरे क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास कहा जाता है। अमेजन के आसपास जो क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है जिसे वालसा। ये दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है जिसे वालसा कहा जाता है। तो
यहाँ पे कोलंबिया और वेनेजुएला के पास के क्षेत्र में, जो आसपास के क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उन्हें लानोस कहते हैं, और अमेजन के क्षेत्र में जो वन पाया जाता है उन्हें सिल्वास कहा जाता है, और इसके ब्राजील के पूर्वी हिस्से में जो वन पाए जाते हैं ये कैंपोस। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि अगर हम देखा जाए पंपास शीत कटिबंधीय घास के मैदानों में आता है। तो आज के